नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस कानून की जानकारी श्रृंखला में। दोस्तों, कानून की जानकारी श्रृंखला का उद्देश्य, जैसा कि आप सबों को पता है कि इसका यह उद्देश्य है कि आप लोगों के पास सही जानकारी, जो लीगल एस्पेक्ट है, क्या कानून कहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाना है। अवेयरनेस के एक उद्देश्य हमारा है। और इस कड़ी में आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इससे रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियां हैं, बहुत ज़्यादा सस्पिशन है लोगों के अंदर में। लोग जानते नहीं हैं कि इसके पीछे क्या रूल है, और रूल सही में कोई ऐसा रूल नहीं है जो रूल बुक सबके पास होता है। और कोर्ट क्या करती है कि जब जजमेंट, कोर्ट के पास जब कोई मैटर जाता है तो वो जजमेंट देती है, और जजमेंट के बारे में आम लोगों को सामान्यतः पता नहीं होता है। सरकारें अपने हिसाब से कानून बनाती है और इम्प्लीमेंट कर देती है, और लोगों के पास एक ही उपाय होता है, या तो उसे फॉलो करे या ना करे। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के आधार पे यदि बहाली हुई है तो जब मन तब सरकारें टर्मिनेट कर देती है, और टर्मिनेट करने के बाद उसके पास कोई राइट नहीं रह जाता है। तो आज हम लोगों का उद्देश्य यही है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पहली चीज़ की होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या प्रकार होता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हम कब कोर्ट जा सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की बहाली हुई है किसी पोस्ट पे, तो क्या उसे जब मन तब निकाला जा सकता है? यदि निकाला जा सकता है उसको, तो उसके पास क्या ये राइट होता है कि वो परमानेंट, अपने आप को परमानेंट करवाने के लिए कोर्ट जा सके? यदि वो कोर्ट जाना चाहे तो किस कंडीशन में कोर्ट जा सकता है, और क्या क्या इसके पीछे चीज़ें हैं, क्या कानून कहता है, हर एक पहलू पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो आज हमारे डिस्कस में सबसे पहले चीज़ देखते हैं, समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है टेम्पररी बेसिस पे। टेम्पररी बेसिस में क्या हो सकता है? डेली वेजेज वाला भी हो सकता है, या कुछ टर्म के लिए भी हो सकता है कि आपको एक अपॉइंटमेंट जो है ऐसे पोस्ट पे किया गया जिस पे के लिए कि रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, लेकिन चूंकि काम जल्दी निपटाना है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रख दिया गया है। जैसे मान लेते हैं किसी को एडहॉक के रूप में टीचर बना दिया जाता है, तो वो क्या है, काम वही कर रहा है जो परमानेंट टीचर कर रहे हैं, लेकिन कम पैसे में आप काम करने के लिए मजबूर हैं, और आपका लिमिटेड टाइम भी आपके पास में है। तो सरकारें क्या करती है, ऐसा क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके पास में कई बार ये होता है कि काम का लोड ज़्यादा होता है और काम करने वाले लोग कम होते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए इस तरह की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये जो होता है, सामान्यतः हम ऐसे समझें कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉयमेंट के तहत जो एम्प्लॉय होता है, इसके लिए ये तीन तरीके से एम्प्लॉयमेंट होता है। पहला होता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि कुछ समय के लिए एम्प्लॉयमेंट होता है। एक आदमी एक पोस्ट पे अपॉइंट हुआ कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए अपॉइंट उसे किया गया है ना। तो वो टाइम फ्रेम होता है, और उस टाइम के बाद उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। दूसरा होता है टिल वर्क कंप्लीट, जब तक काम कंप्लीट हो जाए, है ना। तो काम कंप्लीट हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि ब्रिज बनना है, सड़क बनना है, तो ब्रिज जब तक बनेगा तब तक के लिए आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ये काम करेंगे, और जैसे खत्म होगा उसके बाद आप टर्मिनेट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि इस कंडीशन में जब तक वर्क है तब तक आप काम करेंगे, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा होता है एक काम ऐसा है जिसमें कि रिन्यू एवरी ईयर होता है, मतलब कि काम परमानेंट इन नेचर है, जो काम की रेगुलर चलते रहता है। जैसे टीचर का काम है तो रेगुलर चलने वाला काम है, परमानेंट इन नेचर है, और वो 2 साल के लिए हुआ, लेकिन 2 साल के बाद भी उसको रिन्यू कर दिया गया, फिर रिन्यू कर दिया गया, फिर उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह के चीज़ें होती है, कहने का मतलब है। तो 3 तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है। और इसमें जो इसके टाइप्स होते हैं, यदि टाइप्स पे हम लोग बात करें कि कितने तरह के होते हैं, तो कितने तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर। रेगुलर क्या होता है? एज पर रूल होता है। एज पर रूल मतलब कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्कीम है। और कॉन्स्टिट्यूशन का स्कीम क्या है कि आर्टिकल 14, 16, 309, 38, 335, ये सारी चीज़ें क्या कहती है। खास करके 309 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है, और इस प्रोविजन के बेसिस पे, इस आर्टिकल के बेसिस पे यदि कोई सरकार
ये कानून बनाती है कि फलाने पोस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट जो होगा, अपॉइंटमेंट जो होगा, वह इस नियम के आधार पे होगा, इसके बेसिस पे नियम बनाया, तो उसी नियम के आधार पे ही अपॉइंटमेंट होगा। यदि वो नियम के आधार पे अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो वो इलीगल हो जाएगा। कहने का मतलब ये चीज़ होता है। तो इस नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बेसिस पे एज पर रूल यदि हो रहा है, मान लेते हैं कि एग्जाम हुआ, नोटिफिकेशन आई, वैकेंसी आई, पोस्ट सेंक्शन हुआ, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हुआ, तो ये रेगुलर एम्प्लॉय कहलाएगा। दूसरा होता है इरेगुलर एम्प्लॉय। इरेगुलर एम्प्लॉय मतलब क्या होता है कि एक आदमी जिस पोस्ट पे काम कर रहा है उसके लिए उसके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि वो क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है और उस पोस्ट पे वो काम कर रहा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए उस व्यक्ति को है और वह पोस्ट जो है सैंक्शनड पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट सैंक्शन नहीं है और क्वालिफिकेशन उसके पास में नहीं है। क्वालिफिकेशन है मिनिमम और सैंक्शन पोस्ट है तो वो इरेगुलर एम्प्लॉय कहलाएगा। भले ही यहाँ पे इसका जो चयन होता है वो विदाउट एग्जाम हुआ हो, है ना, विदाउट ओपन कंपटीशन हुआ हो, तो भी ये इरेगुलर, ये आदमी, ये जो इस पोस्ट पे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है ये इरेगुलर कहलाएगा। इसके बाद इलीगल होता है। इलीगल मतलब क्या होता है कि एक आदमी जिस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है उसके लिए उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है ना, और वो अपॉइंटेड बाय पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। दो चीजें इसमें यदि है तो वो इलीगल होगा। कहने का मतलब है कि जिस पोस्ट पे उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है और जो अपॉइंटमेंट दिया है उसके पास में पावर ही नहीं है बियॉन्ड द पावर ऑफ दैट पर्सन जो आपके अपॉइंट कर रहा है। तो ये चीजें, दो चीजें, तीन चीजें, मतलब कि रेगुलर, इरेगुलर और इलीगल। तो कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहले ये समझना था और समझने की जरूरत है कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बाय हुम, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बात चल रही है, सरकार के द्वारा, सरकार की जो पॉलिसी होती है। तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय किस किस पीरियड के हिसाब से किस तरीके से होती है, किस किस टाइप के होते हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, है ना। अब इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी हमें समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 14-16 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 309 के अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीजें, तीन चीज खास करके ध्यान में, 14, 16 एंड 309 ज्यादा फोकस करने के अलावा के लिए है। बाकी आर्टिकल के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग में चीजें होनी चाहिए। तो लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। इस जजमेंट के बाद क्या हुआ कि चीजें काफी बदल गई। पहले भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता था, 2006 के बाद भी हो रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन बदल गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई। गाइडलाइन किस में आई? स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज उमा देवी वाले केस में। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज उमा देवी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक गाइडलाइन का काम करती है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें वाई.के. सबरपाल, सी.के. ठक्कर और बाला सुब्रमण्यम जस्टिस थे, और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने काफी सारी बातें कही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पहले भी होता था, बैकडोर एंट्री से किसी को किसी पोस्ट पे रख दिया जाता था, 4 साल 5 साल काम करने के बाद उसे क्या करता था, परमानेंट कर दिया जाता था उसी पोस्ट पे। इसे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने एक गाइडलाइन बना दी। ऐसा नहीं है कि अब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं कहा। कोर्ट ने ये कहा है कि एम्प्लॉयमेंट रुकेगी नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट करने का राइट है सरकार के पास में। ऐसा नहीं कि वो केवल परमानेंट या कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ही दे, वो टेम्पोररी भी ले सकती है एम्प्लॉयमेंट, टेम्पोररी वर्कर को भी रख सकती है, क्योंकि एज पर द नीड ऑफ द टाइम, है ना। जिस समय में जो समय की जरूरत है, मान लेते हैं कि सरकार के पास वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या कम है और उसे काम करवाना है, तो तत्कालीन में, और उसके पास में पैसे भी नहीं उतने, तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी को रख के काम कुछ समय करवा सकती है। तो ये चीज़ें होती है। इसको कोर्ट ने कहा कि इस पे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसे रोक भी नहीं सकते, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि गाइडलाइन प्रॉपर हो। लेकिन ऐसा भी नहीं केवल उसी को सब काम, उसी को वही काम कराए सरकार। ये भी नहीं है कि आप केवल कॉन्ट्रैक्ट पे करवाए जा रहे हैं, परमानेंट में आप ले ही नहीं रहे हैं, ये भी गलत है। तो इसके बीच का रास्ता क्या है, इस पे उमा देवी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया। हम लोग डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। पहली चीज, इंप्लॉयमेंट होना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम 14-16 का वायलेशन नहीं हो, 309 के रूल हो, और जो पोस्ट है वो पोस्ट सैंक्शनड हो, ये सारी चीजें होंगी, तभी वो एम्प्लॉयमेंट फेयर होगा। तो इसमें एक और चीज बोली गई है जो सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि इनिशियल एंट्री या इनिशियल अपॉइंटमेंट की, मान लेते हैं एक पोस्ट है,
इस पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया गया। तो इस पोस्ट पे जो आपको अपॉइंट किया गया, तो ये पोस्ट जो है जब अपॉइंट किया गया तो उसमें क्या प्रोसीजर रहा, जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसीजर क्या था, क्या एडवर्टीजमेंट आया था, क्या पोस्ट सैंक्शन था, क्या अथॉरिटी कॉम्पिटेंट थी, ये सारी चीज़ें यदि है तो फेयर होगा। वो क्या होगा, वो फेयर कहलाएगा। ठीक है, फेयर एम्प्लॉयमेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इनिशियल एंट्री हमेशा फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैकडोर से किसी को रख लिए किसी काम पे। इसके लिए कोर्ट ने उमा देवी जजमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगाया। इसके बाद जो इसमें चीज़ें हैं वो क्या निकल के आ रही है कि सैंक्शन पोस्ट हो, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए और रिजर्वेशन पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं तो 14-16 आर्टिकल का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसके तभी वो सैंक्शन पोस्ट, तभी वो चीज़ें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है उसे फेयर माना जा सकता है, लीगल माना जा सकता है। अब क्या होता है कि खास करके जो कुछ पैरा है इस जजमेंट में जो कि बहुत ही रिलेवेंट है, यहाँ पे मैं ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि उसको समझने के लिए फिर परेशानी हो सकती है आपको। तो मैं सामान्य तौर पे उसमें क्या क्रक्स है मैं बस वही बताना चाहता हूँ। डिटेल में बताने में फिर आपको समझने में परेशानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इसमें पैरा 15 में कहता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट यदि एग्जीक्यूटिव करते हैं या कोर्ट के निर्देश से होता है किसी भी, तो वो लीगल होगा यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के आधार पे नियुक्ति होती है तो। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम मस्ट बी फॉलोड, है ना। जैसे जस्टिस भगवती ने कहा था, है ना, DC वाधवा वाले केस में कि रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि कोई भी यदि अपॉइंटमेंट होता है उस अपॉइंटमेंट में ये जरूरी है कि खास करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन जो है वो वहाँ पे जरूर होना चाहिए, उसका ब्रीच नहीं होना चाहिए। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन को आप ब्रीच कर जाते हैं, उसके नियमों से बाहर निकल जाते हैं, मान लेते हैं कि कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 21-23 का वायलेशन माना जाएगा, है ना। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है, जैसे 38 है ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के आधार पे ही चीज़ें होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए, तभी उसे लीगल माना जा सकता है, एज पर द लॉ माना जा सकता है। बाकी उमा देवी जजमेंट का क्रक्स जो है ये पैरा 53 में है। कंप्लीट जो है जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका पैरा 53 है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगह 34 भी पैरा उसको कर दिया है, लेकिन कहने का मतलब जो क्रक्स है वो आप समझें। इसमें फाइनली क्या आउटकम आया, फाइनली आउटकम यही आया कि यदि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में नियुक्ति हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसकी नियोजन हुई है, नियुक्ति हुई है, वह परमानेंट अपने आप को करवाने के लिए क्लेम कर सकता है। परमानेंट करवाने के लिए कब क्लेम कर सकता है, किस पोजीशन में क्लेम कर सकता है, ये जानिए। ये है इरेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि इरेगुलर अपॉइंटमेंट तो होना चाहिए तब आप क्लेम कर सकते हैं, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, रेगुलर अपॉइंटमेंट में नहीं। रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है यदि रूल पर हुआ है तो क्या क्लेम करेगा, उसका तो ऑलरेडी वो है ही परमानेंट। लेकिन इरेगुलर अपॉइंटमेंट है और लॉन्ग टाइम के लिए एक ही पोस्ट पे व्यक्ति काम कर रहा है, खास करके ये वाला प्रोविजन, ठीक है, जिसका रिन्यू एवरी ईयर हो रहा है, तो भले ही विदाउट कंपटीशन गया हो तो वो राइट क्लेम कर सकता है कि मुझे परमानेंट बना दो, है ना। और परमानेंट उसको बनाना पड़ेगा और कोर्ट वो जाके अपने रिमेडी के लिए पहुंच सकता है। तो अब इरेगुलर अपॉइंटमेंट जो है, इरेगुलर अपॉइंटमेंट का हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, दूसरा चीज पोस्ट सैंक्शन होना चाहिए, भले ही आप विदाउट एग्जाम विदाउट कंपटीशन आपको लिया गया हो, है ना, और फेयर इनिशियल एंट्री होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें यदि है तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे क्लेम आप कोर्ट जाके कर सकते हैं और आपको रेमेडी जरूर मिलेगी, नहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं है, कोर्ट आपको जरूर रेमेडी देगी। यानी कि आपके साथ में यदि वायलेशन हुआ है तो निश्चित रूप से आप जा सकते हैं कोर्ट और आपको उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। जैसे कि जस्टिस भगवती ने भी पहले कहा था, तो आपके पास बिल्कुल राइट है कि आप जा सकते हैं, रिट डाल सकते हैं और कोर्ट से मांग सकते हैं अपनी ग्रीवांसेज। तो इस पे क्या कि उमा देवी जजमेंट जब आया तो क्या ये सारे के सारे फैसले फेवर में आए या कुछ अगेंस्ट में भी आया। कई बार उमा देवी जजमेंट को गलत तरीके से भी इंटरप्रेट कर लिया गया,
हमने खुद देखा है कई बार कि कोर्ट में डिस्कस करते, सुप्रीम कोर्ट में जो कई बड़े बड़े एडवोकेट भी आते हैं, उमा देवी जजमेंट को ठीक से नहीं पढ़ते और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि कोर्ट में एक गलत न्यूज चला जाता है और सारी चीज़ें पलट जाती है। जज के पास क्या है, जस्टिस बैठ के अपना जो भी डिसीजन देते हैं उनके पास उतना पढ़ने का नहीं, जो आप बोलते हैं उसी आधार पे वो डिसीजन देते हैं, कहने का मतलब है। तो इंटरप्रिटेशन जो है इसके बेसिस पे कई जजमेंट लेकिन ऐसे आए हैं जिस जजमेंट में कि फेयर एक तरीके से डिसीजन आया है और उस डिसीजन को यदि हम ये मान के चलें कि एक तरीके से उमा देवी जजमेंट से प्रेरित होकर वो डिसीजन दिया गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उमा देवी जजमेंट के बाद जो डिसीजन आए हैं, जहाँ पे कि हम 2-3 जजमेंट का भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई था उसको परमानेंट करवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के आदेश से। कैसे करवा दिया गया, क्योंकि जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के आधार पे ही उसकी नियुक्ति हुई थी और वहाँ वो सारी चीज़ें हो रही। तब देखते हैं 2-4 जजमेंट, फिर अच्छे से क्लैरिटी आएगी। जैसे कि एक जजमेंट है, केस है नरेंद्र कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, 2018 का है, 2018 ईस्वी का ये केस है। इस केस में क्या किया गया है, इस केस में उमा देवी जजमेंट को के बारे में कहा गया है कि उमा देवी जजमेंट में 2 फोल्ड है, 2 चीज़ें कही गई है उमा देवी जजमेंट के बारे में। पैरा 8 है उसमें, पैरा 8 में कहता है कि उमा देवी जजमेंट के अनुसार इरेगुलर और इलीगल अपॉइंटमेंट को पहले तो रोकने का प्रयास होना चाहिए। दूसरा चीज़, यदि इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट हुआ है कहीं पे, यदि हुआ है या हो रहा है तो उसको और लॉन्ग टाइम से वर्क कर रहा है, इरेगुलर अपॉइंटमेंट है और लॉन्ग टर्म से वो काम कर रहा है एक पोस्ट पे, जो आदमी है वो इरेगुलर अपॉइंटमेंट है लेकिन वो लॉन्ग टर्म से बना हुआ है, तो उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, और इस बेसिस पे यहाँ पे नरेंद्र कुमार में जजमेंट दिया गया। इसी के तरह से एक जजमेंट और है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज PWD एम्प्लॉय, 2013 ईस्वी का जजमेंट है। तो 2013 ईस्वी का जो ये जजमेंट है स्टेट ऑफ गुजरात और PWD एम्प्लॉय, इसमें भी उमा देवी जजमेंट को कोट किया गया और इसके बेसिस पे डिसीजन दिया गया। क्या था इसमें उमा देवी जजमेंट के बारे में क्या कहा गया, कोर्ट ने ये कहा, पैरा 27 में कहा कि इनिशियल एंट्री यदि सही है, क्या है, इनिशियल एंट्री यदि सही है तो यहाँ पे नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16, यानी कि 14 और 16 का वायलेशन यहाँ पे नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा, यदि इनिशियल एंट्री सही है। दूसरा चीज में कहा है टेम्पोररी वर्क जो है परमानेंट इन नेचर होना चाहिए, जो मैंने यहाँ बताया था अभी कि टेम्पोररी वर्क क्या होना चाहिए, वर्क का नेचर क्या होना चाहिए, परमानेंट होना। जैसे सड़क बन रहा है तो सड़क बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, काम खत्म, तो जब वो चीजें हो रही उस समय में तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मान लेते 3 साल में ब्रिज खत्म हुआ, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक ब्रिज करेगा बनेगा तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जैसे ब्रिज का काम खत्म, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा पोस्ट है जो कि एवरी ईयर रिन्यू हो रहा है और वो जॉब का नेचर जो है वो परमानेंट इन नेचर है। कोई भी आदमी यदि वहाँ पे काम करेगा तो वो परमानेंट काम करेगा, परमानेंट उसका जो है नेचर होगा जॉब का। तो इस तरह की सिचुएशन यदि है तो वहाँ पे परमानेंट इन नेचर है, तो कहने का मतलब आप क्लेम कर सकते हैं रेमेडी के लिए, है ना, तो आपको लाभ बिल्कुल मिलेगा। तो टेम्पोररी वर्क जो है वो परमानेंट इन नेचर का होना चाहिए। जैसे टीचर है, तो टीचर क्या है, परमानेंट इन नेचर है, तो उसका जॉब जो है कंटिन्यू करने के लिए वो जा सकता है कोर्ट। कहीं हॉस्पिटल का स्टाफ है, कहीं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क कर रहा है, वहाँ वर्क पे कोई उसी के साथ में काम करने वाला व्यक्ति कोई, वो परमानेंट नेचर का है और ये टेम्पोररी नेचर का है, मतलब ये इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यानी कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक आदमी आपके सामान्य रूप से खड़ा है, आप क्या है, मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, और आपके साथ वाला क्या है, परमानेंट है। ये सैलरी भी ज़्यादा ले रहा है, परमानेंट भी है, और आप क्या है, टेम्पोररी हैं, कई साल से काम कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो आपको इसके बराबर मिलना चाहिए। और इसी के बेसिस पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए भी कॉन्सेप्ट आया है और इसके लिए भी लड़ाई चलती है कि यदि हम एक पोस्ट पे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम क्यों। तो ये झारखंड वाला केस जो है नरेंद्र कुमार, इसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि 10 साल तक किसी से आप काम करा रहे हैं, कम पैसे दे रहे हैं, उसके बाद उसे निकाल रहे हैं बाहर, तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन है। इसमें आर्टिकल 21-23 का भी वायलेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं इस तरह की स्थिति में। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस PWD एम्प्लॉय केस, 2013 का केस है। इस केस में उमा देवी जजमेंट के बारे में क्या कहा है, हाँ ये तो हमने कर ही लिया। अब लास्ट एक केस और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है राजेश वर्सेस कर्नाटका पावर, 2015 का केस है। इस केस में क्या है, उमा देवी जजमेंट के बारे में पैरा 30 में
कहा है, और इसमें भी यही कहा है कि इफ इनिशियल एंट्री इज नॉट इलीगल, यानी कि यदि इनिशियल एंट्री इलीगल नहीं है तो आप परमानेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। बैकडोर एंट्री प्रोहिबिटेड है, यदि बैकडोर से कोई गया हुआ है, वो चाहता है परमानेंट होने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा हर्डल यहाँ पे पैदा करने का प्रयास किया गया है। और लेकिन ये कहा गया है कि यदि इनिशियल एंट्री यानी कि इनिशियल एंट्री सही है तो आप जा सकते हैं, आप हर चीज़ क्लेम कर सकते हैं, है ना। पहले तो आप परमानेंट के लिए क्लेम करेंगे, फिर आप उसके लिए क्लेम करेंगे कि आपका जो है सैलरी बराबर सैलरी होनी चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए सैलरी, जिसकी कि जो कि आपके बराबर पोस्ट पे काम करता है लेकिन उसकी सैलरी ज़्यादा है, आपको कम मिलती है। आपका अपॉइंटमेंट आज पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम हुआ है, ना कि आपका अपॉइंटमेंट दूसरे तरीके से हुई है। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है, इसमें क्या चीज़ें निकल के आ रही है सामने में कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के वर्कर जो है या एम्प्लॉई जो है, जो टेम्प्रोरी वर्कर है या टेम्प्रोरी एम्प्लॉई है, वो क्या कर सकता है, या डेली वेजेज एम्प्लॉई है, वो भी कोर्ट जा सकता है यदि उसका वर्क नेचर परमानेंट है, यदि उसका लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है, उसके टर्म को बढ़ाया जा रहा है बार बार लेकिन उसे बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, और उसको क्या किया गया है कि वो काम कर रहा है और एक जो पोस्ट है वो सैंक्शनड पोस्ट है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसका सब कुछ हुआ पड़ा है, इनिशियल एंट्री भी उसकी ठीक है। तो यदि इस तरह की सर्कमस्टांसेज में आप हैं, किसी भी सर्कमस्टांसेज में कोई भी चीज़ आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और आप रिमेडी ले सकते हैं, आपका अधिकार बनता है, आपके पास राइट है, आप कोर्ट जा सकते हैं, सही तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, सही जगह पे सही व्यक्ति सही तरीके से अपनी बात को रख के आप अपना रास्ता बना सकते हैं और आपके फेवर में डिसीजन बिल्कुल ही बिल्कुल आएगा। तो कहने का मतलब है कि इस मैटर को पढ़ने के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू में जो हमने अभी डिस्कस किया, इसका सारांश कुल मिलाकर क्या है कि यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप काम कर रहे हैं और आपके साथ में समस्याएं कुछ इस तरीके की हुई है कि आप परमानेंट नहीं बनाए जा रहे हैं, आपको इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे भी नहीं मिल रहा है, इस तरह की कुछ भी समस्याएं हैं, तो आप कोर्ट चेक कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से रिमेडी मिलेगी। लेकिन होता क्या है, कई बार कोर्ट में हम लोगों ने देखा है कि कोर्ट में गलत तरीके से बातें रख दी जाती है, सही तरीके से बात नहीं रखी जाती है, तो उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का डाउट हमने क्लियर यहाँ कर दिया है, क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और यदि फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा और जहाँ तक होगा जिस तरीके से होगा मैं सहयोग करूँगा। देखते रहिए ट्रू सक्सेस और कानून की जानकारी हमारी, और इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू।